आ गए 9वीं के बालक पढ़ने। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 का अध्याय नंबर 7 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है ठेले पर हिमालय और जिसके लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ठेले पर हिमालय का सारांश। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सारांश को। हिमालय के बर्फीले सौंदर्य का स्मरण होना। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती को ठेले पर हिमालय यह शीर्षक कैसे सूझा, इसके लिए उन्होंने बताया कि वे अपने एक उपन्यासकार मित्र के साथ पान की दुकान पर खड़े थे कि उसी समय एक ठेले वाला बर्फ की सिल्लियों से लदा हुआ ठेला लेकर उधर आया। शीतल, चिकनी व चमकती हुई बर्फ से भाप उठ रही थी। लेखक के मित्र अल्मोड़ा के थे। वे पल भर तो बर्फ को देखते ही रहे और अचानक से बोले, यही बर्फ ही तो हिमालय की शोभा है। बस यह सुनते ही लेखक को लगा कि बस मुझे उचित शीर्षक मिल गया, ठेले पर हिमालय। ये बातें लेखक ने अपने गुरुजन मित्र को बताई और लेखक ने महसूस किया कि वह बर्फ उनके मित्र के हृदय को मानो एक पीड़ा दे गई हो, क्योंकि उन्होंने बहुत बार चांदनी रात में हिमालय के बर्फ से ढके हुए शिखरों को बहुत पास से देखा था, जिन्हें बार बार देखने के लिए उनके मन में एक कसक सी उठती है, जिसे लेखक ने भी अनुभव किया था, क्योंकि वह भी हिमालय के उस अनुपम सौंदर्य को देख चुका है। लेखक द्वारा कौसानी यात्रा का वर्णन करना। लेखक को अपनी कौसानी यात्रा की याद आ रही थी कि किस प्रकार वे लोग बर्फ को बहुत पास से देखने के लिए ही कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मझकाली तक के कठिन, उबा देने वाले तथा कष्टदायक मार्ग को बस द्वारा पार करते हुए उन्हें कौसानी पहुंचना था, जबकि मार्ग के पहाड़ सूखे थे। दुर्गम व टेढ़े मेढ़े मार्गों को पार करते हुए वे किसी तरह कौसानी पहुंचे। वहां का मौसम उमस भरा था। कौसानी जाने के लिए लेखक और उसकी पत्नी वहीं उतर गए। शुक्ल जी व उनके मित्र का आगमन। लेखक व उनकी पत्नी कौसानी में एक टी शेड में बेंच पर बैठकर अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद एक लॉरी आकर रुकी, जिससे प्रसन्न मुख शुक्ल जी व उनके मित्र उतरे, जिन्हें देखकर लेखक को बहुत राहत का अनुभव हुआ, क्योंकि शुक्ल जी ने स्वयं ही लेखक को कौसानी का सौंदर्य देखने के लिए प्रोत्साहित किया था। सफर में उनका साथ पाकर लेखक अपने को धन्य समझ रहा था। शुक्ल जी के साथ उनके एक चित्रकार मित्र भी थे, जो अपनी कला के लिए पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे और उसी धनराशि से छुट्टियां बिताने आए थे। शुक्ल जी के उत्साह को देखकर लेखक का आलस्य, थकान व सुस्ती सब दूर हो गए। लेखक के मन का असंतोष। कोसी तक की यात्रा अधिक आनंददायक नहीं थी, किंतु कोसी से आगे बस द्वारा जाने पर आगे के दृश्य बदलते गए। छोटे छोटे सुंदर गांव, हरे मखमली खेत व कल कल की ध्वनि करती हुई कोसी नदी अपने सौंदर्य से सबका मन मोह रही थी। कहीं कहीं सड़क ऊंचे नीचे कंकरीले मार्गों से गुजरती हुई तथा कहीं अजगर सी पीठ वाली सड़क से धीरे धीरे जा रही थी। 18 मील की यात्रा वे कर चुके थे। कौसानी केवल 6 मील दूर था। बस ज्यों-ज्यों आगे जाती लेखक की व्याकुलता व असंतोष बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसे वहां कहीं भी ऐसा सौंदर्य दिखाई नहीं दिया जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। लेखक को गांधी जी के उस कथन पर भी संदेह होने लगा, जिसमें उन्होंने कौसानी की सुंदरता को स्विट्जरलैंड से भी अधिक बताया है। कत्यूर घाटी अलौकिक सौंदर्य से युक्त। सोमेश्वर घाटी के उत्तर में बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा है। बस कौसानी के अड्डे पर रुकी तो वहां बिल्कुल उजड़ा सा गांव था। बर्फ का कहीं नामो निशान भी नहीं था। खिन्न मन से बस से उतरे, किंतु वहां बिखरे अपार सौंदर्य को देखकर जो जहां था वहीं स्तब्ध रह गया। कौसानी की पर्वतमाला के अंचल में बसी कत्यूर घाटी 50 मील चौड़ी थी। इस घाटी में सुंदर मखमली खेत, रंग बिरंगे पुष्प, लाल रास्ते व सफेद पत्थरों की कतारें, आपस में उलझी लताएं व नदियों की कतारें, जिनका सौंदर्य देखते ही बनता था। लगता है इसी सौंदर्य से अभिभूत होकर यक्ष व किन्नर भी यहाँ वास करते होंगे। उस निष्कलंक व सुकुमार सौंदर्य को देखकर लेखक को ऐसा लगा कि इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए।
हिमालय का सौंदर्य तथा उसके सौंदर्य का वर्णन करने में लेखक की असमर्थता। कतियूर घाटी के सौंदर्य को देखते देखते लेखक दूर क्षितिज पर देखने लगा, जहां केवल बादल घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक ही बादल छट गए और लेखक को सामने हिमालय का एक शिखर दिखाई दिया। जिस अद्भुत सौंदर्य को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो गया। उसे लगा मानो कोई छोटा सा बाल शिखर खिड़की से झांक रहा हो और वह अत्यधिक प्रसन्नता से चिल्ला उठा, बर्फ, वह देखो। शुक्ल जी, सेन और सभी ने देखा, किंतु वह अचानक ही लुप्त हो गया। बादलों ने उस पर्वत शिखर को फिर से ऐसे ढक लिया जैसे किसी छोटे बालक को किसी के गिरने के डर से अंदर खींच लिया गया हो। लेखक को हिम दर्शन करने के बाद ही यह रहस्य समझ में आया कि पुराने साधक ऋषि मुनि अपना भौतिक, दैहिक व दैविक कष्ट रूपी ताप दूर करने के लिए हिमालय पर क्यों जाया करते थे। हिमालय की शीतलता का अनुभव करते ही सारे ताप व अंतर्द्वंद नष्ट होने लगे। विदेशियों ने भी इसे चिरंत हिम का नाम दिया था। सभी लोग बहुत व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि शायद दोबारा हिम दर्शन हो जाए। लेखक की व्याकुलता को देखकर शुक्ल जी मुस्कुरा रहे थे और कौसानी आने से पहले लेखक कैसे व्याकुल हो रहे थे और हिम दर्शन के पश्चात कितने आनंदित हो रहे थे। वहां सायंकाल के मौन को देखकर लेखक को वैसा लग रहा था मानो वहां हर कोई सौंदर्य को समेट लेना चाहता है। कितने ही साहित्यकारों ने हिमालय पर बहुत कुछ लिखा, किंतु लेखक इस सौंदर्य का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पा रहा था। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो बड़ा भाई ऊपर शिखर पर पहुंचकर छोटे भाई को ऊपर आने के लिए उत्साहित कर रहा है। लेखक द्वारा पुनः हिमालय दर्शन की इच्छा व्यक्त करना। अचानक ही रविंद्रनाथ के एक गीत की पंक्ति के द्वारा वहां का मौन भंग हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सब में अदम्य शक्ति, उल्लास और आनंद छलक रहा था। अगले दिन वे सब गोमती की धाराओं में बैठे रहे और गोमती में पड़ रही हिमालय की चोटियों की परछाई को देखकर आनंदित हो रहे थे। लेखक कहता है कि हम आज भी जब हिमालय के सौंदर्य का स्मरण करते हैं तो मन में एक पीड़ा सी उत्पन्न होती है। उस पीड़ा को भुलाने के लिए वे कहते हैं कि वे अवश्य ही पुनः हिमालय के दर्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि उन्हीं ऊंचाइयों पर उनका आवास है। उनका मन तो बार बार वहीं जाने को उत्साहित होता है, वहीं उनका मन रमता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।